और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने कल लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना की शुरुआत कर दी। राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन योजनाओं की शुरुआत की और देश में डिजिटल माध्यम से प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लकी ग्राहक योजना के तहत पहला लकी ड्रॉ भी निकाला गया। देश भर में लेस कैश अर्थव्यवस्था का माहौल तैयार हो सके, इसके लिए सरकार ने क्रिसमस के दिन लकी ग्राहक योजना और डिजिधन योजना की शुरुआत कर लोगों को बेहतरीन तोहफा प्रदान किया। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है ताकि समाज के सभी वर्गों के लोग, खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का इस्तेमाल कर सकें। इस योजना के शुभारंभ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आधार आधारित भुगतान सुविधा उन लोगों के लिए है जिनके पास कार्ड या मोबाइल फोन नहीं है। आधार बेस्ड पेमेंट का ये तो उस वर्ग के लिए है जिसके पास ना क्रेडिट कार्ड है, ना डेबिट कार्ड है, ना मोबाइल फोन है। उसको सिर्फ अपना एक अंगूठा चाहिए। वो व्यक्ति स्वयं की पहचान है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 36 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ दिया गया है और सब्सिडी भुगतान में होने वाली गड़बड़ियों को रोककर 36,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है। देश के 36 करोड़ बैंक अकाउंट आधार से जुड़े हुए हैं और हमने गैस का सब्सिडी उनको दिया, बाकी दिया। अभी तक हम 36,000 करोड़ रुपया बचा चुके हैं विभिन्न योजनाओं में जो बिचौलिए खा जाया करते थे। तो डिजिटल पेमेंट भारत को दुनिया के टेक्नोलॉजी में एक बड़ी ताकत बनाने का अभियान है, इसका ध्यान रखना चाहिए। लकी ग्राहक योजना के तहत 100 दिनों तक रोजाना 15,000 भाग्यशाली उपभोक्ताओं को 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। डिजिटल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को साप्ताहिक 1,10,000 और 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगले साल 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उपभोक्ताओं को 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख के 3 बड़े पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। वहीं ऑनलाइन लेन देन अपनाने वाले व्यापारियों के लिए हर हफ्ते 50,000, 5,000 और 2,500 रुपए के इनाम दिए जाएंगे। अगले साल 14 अप्रैल को ही डिजिटल लेन देन के लिए व्यापारियों को 50 लाख, 25 लाख और 12 लाख रुपए के 3 बड़े पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम इन सारी योजनाओं को लागू करेगा। इस योजना में वही लोग इनाम के हकदार हैं जो रुपे कार्ड, यूएसएसडी, यूपीआई और आधार के जरिए लेन देन करेंगे। समाज के सभी वर्गों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए दोनों योजनाओं में 50 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन को शामिल किया गया है। दोनों योजनाओं की अनुमानित लागत करीब 340 करोड़ रुपए आएगी। विजेताओं की घोषणा एक रैंडम ड्रॉ द्वारा की जाएगी। इन दोनों योजनाओं से ये साफ हो गया है कि सरकार देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आने के साथ ही व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। अरुण शर्मा, डीडी न्यूज। चलिए, तो आपने ये रिपोर्ट देखी है अरुण की, जिसमें कल ये शुरुआत की गई है और इसके लिए लेकिन आपको रुपे कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आधार कार्ड के ज़रिए पेमेंट करना सीखना पड़ेगा और शुरुआत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यूपीआई के ज़रिए आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिवाइज़ किया गया है। आप लोगों के सवालों का इंतज़ार हमें रहेगा। आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हिमांशु जी हमारे साथ बने हुए। हिमांशु जी, कल तो शुरुआत हो गई और हमने देखा कि अब ये 14 अप्रैल तक चलेगी और रोज़ 15,000 लोगों को 1,000 रुपये मिलेगा। ये मुझे लगता है कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर आप आधार बेस्ड बैंकिंग या फिर रुपे कार्ड, जो प्रमोशन, जो 3 चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उसके पीछे थोड़ा सा मंतव्य बताइए। एक तो सरकार की क्लियर पॉलिसी है कि कैश ट्रांजैक्शन को कम करना है, तो इसके लिए काफ़ी प्रचार हुआ है, नोट भी चेंज किए गए हैं और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जो ट्रांजैक्शन के दोनों साइड इंसेंटिव दिया जाए जी। कोई जो ग्राहक है जो पेमेंट करना चाहता है और दूसरी तरफ जो व्यापारी है जो पेमेंट ले रहा है, तो दोनों के लिए एक इनाम, एक इंसेंटिव, एक स्कीम है। और जो छोटे ग्राहक हैं जो बड़ी बड़ी रकम नहीं खर्चते हैं, उनके लिए 1,000 रुपये का इनाम एक बहुत बढ़िया इंसेंटिव है। सिमिलरली जो व्यापारी है उनके लिए भी सरकार ने अप्रैल तक की ये योजना लगाई है और इससे क्या होगा, कुछ लोग तो इस इनाम के लिए आकर्षित होंगे और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपने रुपे कार्ड या आधार बेस्ड पेमेंट शुरू कर दिया तो व्यापारी भी और ग्राहक भी रियलाइज़ करेगा कि ये कितना आसान
और कन्वीनियंट है और सुरक्षित है कि आपको साथ नोट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये खतरा नहीं है कि किसी ने कोई डकैती कर दी, चोरी कर दी, और ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, खुले पैसे कितने हैं, कितना उसमें कई बार 18.5 रुपए किसी को पेमेंट करनी है, उसमें प्रॉब्लम नहीं भाई, होती ये है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था। ये जो आपने 18.5 की बात की, तो 50 पैसे की जो इकॉनमी है या 25 पैसे की, जिसको आप छुट्टा इकॉनमी बोल सकते हैं, वो मुझे ख्याल से अगर आप वॉल्यूम देखें तो उसके वो बहुत बड़ी इकॉनमी हो जाती है, और किसी को गेन होता है या किसी को लॉस होता है। मुझे लगता है जब कार्ड सिस्टम या इस तरह के डिजिटाइजेशन होगा तो ये वाली इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रे किस्म की इकॉनमी है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स हैं लोग डिलिबरेटली ऐसा प्राइस करते हैं कि वो 18.5 की है। जी, तो एक्चुअली उसमें जो व्यापारी है वो 20 रुपए चार्ज कर लेता है इन इफेक्ट। तो वो जो 1.5 रुपया है उस पर ना टैक्स लगता है, ना कहीं अकाउंटिंग है, ना कुछ है। और अगर आप कोई मास प्रोडक्ट में ऐसी हरकत करेंगे तो बहुत सारा काला धन उससे जनरेट हो सकता है। Mr. Watts, if we talk about, when we're talking about these two schemes and the incentives that have been given in these schemes, it's to also promote a behavioral change. How important does that become when we're talking about, this behavioral change in India that needs to come about for the promotion of these digital transactions? See, that's a very important thing. Much more than any incentive or anything you give, it is the attitude that needs to change. And in that, I think the key first step is to give an incentive, let people experience it, and then see the benefits. It's just like, traveling to office in a metro, in a public transport. Initially, there'll be a huge resistance. You're going on your motorcycle or your car. But once you do it a few times, you realize that it is so much more convenient. Similarly for cashless transaction. So the hope is that eventually, hopefully pretty soon, there will be this change in attitude, because I sympathize with people who say, look, we've never done anything like this, but once you start doing it once, twice, thrice, then you say, no, actually this is better. But the other point that comes across is, what about the incentives to the banks to also promote these kind of transactions? How much do you need to incentivize the bankers as well? Well, in my opinion, banks already have a lot of incentive, because managing cash is a costly thing. There's a cost of setting up an ATM. There's a cost of security. You have to man every ATM. You need to have a Jeep which looked like an armored vehicle to deliver cash. You have to store cash. There are huge costs involved which are not passed on directly. They're passed on indirectly, that your savings interest rate would look ridiculous compared to the market rate. So, there's a lot of gray area. We don't know how much it costs and how it is accounted. So that will be done away with as well. So the less the cash the bank handles, I think the better it is, because cash, there is a lot of cost involved in right from printing cash, then transporting it to the bank, then to the branches, to the ATMs, the security. There's a huge cost involved. So I'm sure banks would prefer electronic payment. Okay, banks would prefer that. But another thing that most consumers have in mind are the charges that they charge when they're trying to make a debit or a credit card transactions. And then what happens to those charges? What do you need to do with those? Do you think this kind of an incentivization is more than enough to kind of, like you said, once you start using, it's just going to get easier with time? See, as far as the debit card is concerned, when a customer uses it, generally there's no charge. It is on the merchant, there is a charge. In credit card, if you do not pay on time and you actually then take credit. But the merchant tries to pass on that charge to the consumer at times. See, merchant will try all kinds of things. So even if you're paying cash, he'll say, if you don't want a bill, I'll give you a 5% discount. So that again is an attitudinal thing. Okay. So the moment you have better tax enforcement, this has become a norm. I remember the finance minister in one of the functions of Economic Times when he came. He says, we have come to a point where avoiding tax is the norm and enforcing tax law is called terrorism. So it is that mentality that needs to change. And when we're talking about a mentality change, then what are the other initiatives that you've seen that have been taken? Because there has been a lot of push that has been given to digital transactions to get more and more people to start using digital methods, whether it's wallets, whether it's your cards. What are the other incentives that we've seen here? See, there are many natural incentives. For example, in highways, in toll plazas,
Now in the last 1 month, there's been a huge rise in number of people who uses digital technology, where you pay separately and there's a gadget which opens the gate for you, because people see the convenience. In public transport, metros, for example, are giving much more. Consumers are under much more pressure to use digital transactions. My personal view is, things completely non-essential and harmful things like alcohol, you should not be selling them by cash at all. बिल्कुल सही. So, Okay, various because options. All right, so various options available now. Because it's an interactive show, we've already started getting a lot of questions from our viewers who also want to know the kind of benefits probably they could be getting with the use of digital transactions. Let's pull up our first question for you, which we have on Gmail. कृष्णा सोमकुर जानना चाहते हैं क्या किसी पेटीएम वॉलेट से मनी ट्रांजैक्शन करने पर हमें डिजिधन योजना का लाभ मिलेगा? मंजू जी. डिजिधन योजना का लाभ जो है वो मेनली पब्लिक सेक्टर के क्रेडिट कार्ड्स, आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन उससे है. बिल्कुल. तो जो प्राइवेट वॉलेट्स वगैरह हैं उन पे मेरे ख्याल से नहीं है. तो साहब आप अगर पेटीएम करते हैं इस्तेमाल तो आपको इसमें लकी ड्रा में शामिल नहीं किया जाएगा. आपको USSD यानी जो स्मार्टफोन नहीं होता है, छोटा वाला फ़ोन, उससे आपको *99# करके कोई बैंकिंग करनी पड़ेगी. लेकिन इसमें मैं ऐड कर दूं कि जितने भी प्राइवेट ऑफरिंग हैं उनके अपने इंसेंटिव्स कई हैं कि आपको ये कैशबैक मिलेगा, आपको ये डिस्काउंट मिलेगा. तो आप जो भी प्राइवेट एजेंसी यूज़ कर रहे हैं आप उनके वेबसाइट से उनके इंसेंटिव्स देखिए. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब ये तो कंपटीशन है मेरे ख्याल से. यही है कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक तरह से नतीजा होता है जिसमें लाभ होगा कि जो ग्राहक उपभोक्ता है हमेशा लाभ होता है. जब भी ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो जो फ़ायदा है ऑब्वियसली वो ग्राहकों को ही मिलता है. अगर हम अगला सवाल इस कार्यक्रम में शामिल कर पाएँ ट्विटर या फिर जीमेल के जरिए, दोनों ही जरियों से हमारे ये जो सवाल हैं वो लगातार लेकिन थोड़ा सा सवालों के जरिए भी हमें ये समझने को मिल रहा है कि जो इंटरेस्ट है लोगों का जगह है. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे. चलिए एक बार फिर से पुल अप करने की कोशिश करते हैं अगर वो सवाल हम ले पाएँ ट्विटर के जरिए. हमें हंसना चाहिए. Losing a lot on transaction fees? What happens? Become a member Communication of gap the with BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back, and let's take our next question that we have from a Twitter user and find out what they want to know. What are the three major objectives of the Digidhan Yojana? Navneet Mishra wants to know. Well, the single biggest objective, of course, is pretty obvious. It is to promote cashless transaction. The second objective that is related is to increase tax compliance. So the moment your transactions are recorded, your tax disclosure, income disclosure goes up. In terms of major objectives, I'll say these two. Okay, so the major objectives are those two. Let's bring in more questions that are coming in from our users. If you could have the other questions on the screen, please. यदि हम इंटरनेट बैंकिंग से अगर ई-कॉमर्स पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या लकी ड्रॉ के लिए उनका फ़ायदा मिलेगा? अमृतेश रंजन जानना चाहते हैं. इसमें आई थिंक वही पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में एक
एक लाइन है कि अगर आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक के ज़रिए करते हैं ट्रांजैक्शन उनके क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, उनके इंटरनेट से, तो आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर एजेंसी के थ्रू ई वॉलेट या क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उनके अपने काफ़ी आकर्षक इंसेंटिव्स हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ पाएँ इस कार्यक्रम में, हम दोनों ही अब एक तरह से जो इंटरेस्ट है लोगों का बढ़ता जा रहा है और ट्विटर के ज़रिए जानना चाह रहे हैं कि प्राइवेट कार्ड वॉलेट इस योजना में शामिल नहीं है या नहीं। चलिए इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। अगर उनको शामिल नहीं किया गया तो उसके पीछे की वजह क्या है, ये क्या वजह हो सकती है? नहीं, उसकी वजह बहुत सिंपल है कि सरकार चाहती है कि आम जनता जो है बिल्कुल वो इसमें शामिल हो, क्योंकि ऑलरेडी एक सेक्शन है जो जैसे लुटियंस डेली या दलाल स्ट्रीट किस्म का सेक्शन है जो काफ़ी बड़ी ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं, उनके लिए प्राइवेट कार्ड्स ने ऑलरेडी एक वो मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो अब सरकार का इरादा है कि इस एक एक्सक्लूसिव क्लब से एक ओवरऑल पब्लिक उसको मास प्रोडक्ट बनाया जाए। और अगर गांव में रहने वाले लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जनधन के साथ में जो उन्हें रुपए कार्ड दिया गया है वो उसका इस्तेमाल करें। मुझे लगता है मास्टर कार्ड और वीज़ा की जो मोनोपोली या कहें डुओपोली जो थी उसको भी तोड़ने के लिए जो कोशिश है और लगातार जो शेयर है रुपए कार्ड का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, मेरे ख्याल से एक अच्छी पहल है रुपए कार्ड को अगर बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि जैसे ये पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली जब सिर्फ वीज़ा और मास्टर कार्ड थे और अमेरिकन एक्सप्रेस था तो जो सबसे अमीर लोग थे, एक बहुत सेलेक्ट क्लाइंटेल था, जैसे आप 5 स्टार होटल में रह रहे हैं तो एलीट आप वहाँ जाके स्वाइप करके ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप चाहते हैं कि एक आम आदमी इसका इस्तेमाल करे तो उस टाइप की चार्जेस वाली सर्विसेज, उस टाइप की एलिजिबिलिटी, भाई आपका इनकम कितना है, आपको कार्ड देंगे कि नहीं, अब वो ज़माना गया है। अब आपको एक डोमेस्टिक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और जो अवेलेबल है रुपए कार्ड के रूप में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल इस कार्यक्रम में क्या है और हमारे दर्शक क्या जानना चाहते हैं। ये जीमेल के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन पर क्या विजेता को नाम जीतने के बारे में कैसे पता चलेगा? क्या बैंक की तरफ से विजेता के पास कोई मैसेज आएगा? अंजना जानना चाह रही हैं कैसे पता चलेगा कि लकी ड्रॉ में उनका नाम आ गया है? मेरे ख्याल से तो बैंक की तरफ से आना चाहिए। I think, sir, they've also mentioned how it can be done. There's a URL that you need to go to find out whether you won something or not, and then you type in your number, etc. There's an OTP that is sent to you after you do that, and after which you have to type in the 16 digit of your RuPay card, and then you will come to know if you've been a winner or not. There's a specific website. We'll try and pull up that website if possible in just a bit and answer that question for our viewer. In the meantime, let's take in the next question that we have for you and find out what that is. क्या बचत खाता या फिर सेविंग अकाउंट्स पर भी लेन देन जो आप करते हैं, ऑब्वियसली सभी लोग करते हैं, बचत खाता से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ लोग गैस खरीदते हैं, कुछ लोग अपना मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं या ई-कॉमर्स पे जाते हैं, तो क्या वो इस डिजिधन योजना में शामिल है? जब तक ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक है और कुछ सरकार की स्कीम में लिमिट स्पेसिफाइड है कि कितना मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जी। उसके विद इन एलिजिबल होंगे। लेकिन वही है, एक सरकारी बैंक का, पब्लिक सेक्टर बैंक का बचत खाता होना चाहिए। Okay, and if you could go back to that first question, Ajay, I found that URL. They've given you how to check if you're a winner of the Lucky Grahak Yojana or the Digidhan Yojana. You have to log on to dididhanlucky.mygov.in. There you'll see a window with a green background, and then there's an option of seeing to check if you're a winner or not. If you're a consumer, you have to hit the consumer button if you're a buyer, and you have to hit the merchants button if you're a seller. Then you have to enter your registered mobile number, and like I said, you'll get an OTP, after which you need to just fill in your RuPay card and find out if you're a winner in any of these two schemes that have been launched to promote the digital payments. Let's take in our next question for Mr. Vats here from our viewers. We've got that through Gmail for you. क्या आधार कार्ड से भुगतान करने के लिए मोबाइल का बैंक खाते से लिंक होना भी ज़रूरी है? ये एक जनरल क्वेश्चन है और आधार बेस्ड बैंकिंग किस तरह से होती है उसे जानना चाह रहे हैं कोमल साहब जी। स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या था इनका कि आधार कार्ड के, हाँ, अगर आप आधार कार्ड से कुछ भी करना चाहते हैं, need to be linked to your bank account. For you to be in doing mobile transactions, does your bank need to be linked to your Aadhaar card as well?
यस एंड नो, क्योंकि देखो कुछ तो एक नई तरह की ट्रांजैक्शन आ रहे हैं कि जहां इफ़ यू वांट टू मेक अ पेमेंट, तो आप अपना सिर्फ अंगूठा लगा दीजिए और आपके आधार लिंक्ड अकाउंट से मर्चेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो उसमें तो आपको मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो बैंक अकाउंट है जो आधार कार्ड के बेसिस पे बने हैं, उसमें तो लिंकेज होगी। okay. But if you want to just do an Aadhaar transaction, you really don't need a bank account. You need nothing. You can just do your finger and... Certain petrol pumps are now introducing that technology that you have an Aadhaar card. That Aadhaar card is linked to your bank, and then there will be a little gadget where you put your thumb. So, but is it only thumb, or because when you're doing your Aadhaar verification or application, you pretty much all your fingerprints are accounted for. So is it just the thumbprint, or can you use any of your fingers which you've done when you've got your Aadhaar card made? I don't know in that much detail. Okay. But basically your fingerprint identification, whether it is your thumb or a couple of fingers, I don't know. ये सभी मेरे ख्याल से जो फिंगरप्रिंट जो भी रजिस्टर्ड है आधार आपके डेटाबेस में, वो सभी आ जाएंगे, क्योंकि आप वो सारे के सारे प्रिंट्स जो हैं वो हैं। अब तो आइरिस का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है, और जो फ़ोन अगर आप आइरिस का इस्तेमाल करते हैं किसी फ़ोन के ज़रिए, तो वो भी आपका आधार आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। जो अभी प्रियंका ने बताया, मैं एक बार और रिपीट कर दूँ, digidhanlucky.mygov.in ये वेबसाइट है। अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं और आपको पता करना है कि ये आपका नंबर जो है सेलेक्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि ये रोज़ हो रहा है, और 15,000 लोगों को हज़ार रुपए का जो मुनाफा है या फ़ायदा या जो इंसेंटिव या इनाम जो भी आप इसका नाम दें, तो वो आप तक पहुंचेगा। कंज्यूमर या मर्चेंट 2 सेक्शन है, क्योंकि 2 योजनाएं हैं अलग अलग, लकी ग्राहक योजना और डिजिधन योजना। तो आप जा करके अपने आप को रजिस्टर पहले करा सकते हैं, अपने आप आपको उसकी मैसेज आएंगे, और नहीं तो आप रोज़ जा करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो लकी रहा है या नहीं। वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों ने जैसे क्रेडिट कार्ड से तेल भरवाया, पेट्रोल या डीजल, जी। तो वो पूछ रहे थे कि भाई हमें तो कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन आप अपना क्रेडिट कार्ड का या बैंक अकाउंट देखेंगे तो वहाँ पे कैशबैक एंट्री होती है छोटी सी, तो चेक करना ज़रूरी है। Also, sir, when we talk about, a lot of people have concerns about security when they're particularly using their cards on websites. Then we're seeing a lot of push, and the big news that we were talking about in our top lines today also was that the government has asked banks to give any information if there is an IT breach within 2 hours, because there's a lot of, focus on strengthening the whole network as well. See, transactional security is a very vital issue. There's absolutely no doubt about it. And, it's a cat and mouse game between the law enforcer and the lawbreaker. They'll think of new softwares, new ways to get it. But if you look at the overall security thing, Indian card security is actually pretty good. You've got, chip-based cards. You can set in a system of one-time password, which more or less rules out misuse. And on top of that, very often, even if there's a misuse, the liability may or may not be yours. Very often it is with the merchant. And all this, if you compare it with the security of carrying currency notes, you got to look at it reasonably. You can't just say ki, this has a cyber security element which cash does not. But there's the other side also. Cash has all kinds of problems. You can be looted. There are cases of ATMs being physically excavated away. There are bank robberies. There is a threat of, weather, water, sweat soiling your note. So there are security issues both sides. That's the important point here. Because there's too much being said that there is cyber security. That is absolutely critical, but that does not make currency better. That's the point I want to make. And what very interesting when Mr. Was talked about, that it lies with the merchant. Even if you go to the ATM these days and if you're trying to dispense cash, and if, for example, you put in your card, you've punched in the amount you need to withdraw, and there are limits currently. Cash, yeah. And if the cash finishes, that amount is reversed within a few hours. So it's not that you have to wait very long, even if it's charged to your card. At times, in a few seconds. In a few seconds. Yeah. So depending on really how quick the network has been. Let's take in our last tweet that we have for Mr. Watts. Let's bring that up and find out what this Twitter user wants to know. क्या इस तरह के अवसरों को अपनाने से उन आम जनता की परेशानियों का निवारण होगा जो मोबाइल जैसी चीज़ों से अवगत ही नहीं है? मैं थोड़ा सिंपल कर दूं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, क्या उनको जो परेशानियां हो रही थी, अभी बैंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनके लिए आसानी होगी?
देखिए, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो काफ़ी वीकर सेक्शन के लोग हैं। तो उनके लिए जो कैशलेसनेस की जा रही है, उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है या एम्प्लॉयर है या प्लांटेशन ओनर है, वो जितना सरकार को डिक्लेयर करता है उतना पैसा मजबूरी उसको देना पड़ेगा। अभी क्या करते हैं, कहीं अंगूठा लगवा लेते हैं और बहुत कम रकम देते हैं, अपनी बुक्स में मिनिमम वेज कम से कम दिखाते हैं। तो वो जो खर्चा होता है वो उससे ब्लैक मनी जनरेट होता है, और जो वर्कर है उसको अपनी पूरी पेमेंट नहीं मिलती है, उसको पता ही नहीं है कितनी मिलनी है। लेकिन जैसे ही ये एनफोर्स किया जाएगा कि आपको इसका ट्रांसफ़र बैंक में ही करना है, तो जितना वो अपने बुक्स में और टैक्स अथॉरिटीज़ को डिक्लेयर करेगा उतना उसको देना पड़ेगा, वो वेरीफाइबल होगा। तो ये सबसे बड़ा लाभ है। कई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, प्लांटेशन वर्कर्स हैं जिनका इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, अगर वेरीफाइबली उनकी पेमेंट की जाए, तो वो सबसे बड़ा फ़ायदा है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो सर्टनली वो कम इनकम वाले लोग हैं। जी मास्टर जी, अब अगर हम आपसे ये समझना चाहें, और ये अंतिम सवाल होगा इस कार्यक्रम में, कि अगर ये जो पूरी योजना है एक तरह से इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कैशलेस ट्रांजैक्शन को, अगर जो अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस होते थे बिजनेस लेवल पे, ट्रांजैक्शन लेवल पे, अगर वो सब अकाउंटेड फॉर होते हैं, थोड़ा क्लीनर इकॉनमी की तरफ हम जाते हैं, ट्रांसपेरेंट इकॉनमी की तरफ जाते हैं, तो क्या लगता है कितना वाकई बढ़ोतरी हो सकती है इकॉनमी के लिहाज से, अगर आपने कुछ स्टडी किया, रिसर्च किया हो? देखिए, इस पे कोई डेफिनेटिव नंबर्स नहीं हैं, लेकिन जनरली दिस इज एज्यूम्ड, बिलीव्ड कि इनफॉर्मल अनरिकॉर्डेड इकॉनमी काफ़ी बड़ी है इस देश में। तो जैसे ही इनफॉर्मल सेक्टर थोड़ा सा फॉर्मल की तरफ आएगा, तो जो आपका जीडीपी डेटा है, इनकम है, वो ग्रो करेगा और आपके टैक्स कलेक्शन काफ़ी बढ़ेगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कुछ इनफॉर्मल इकॉनमी फॉर्मल में आ जाए, उसके बाद जीएसटी भी हो जाए, तो टैक्स कलेक्शन 3-4 साल में डबल भी हो सकती है। तो उससे कितना, ये किसी इकोनॉमिस्ट का व्यू है, लेकिन डबल ना भी हो, 50% भी बढ़ जाए या तो बहुत बड़ा नंबर है, तो उससे आप कितने वेलफेयर प्रोग्राम कर सकते हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमिक गुड उससे बहुत ही ज़्यादा है। और जो इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा है वो शायद उसको और भी बल मिलेगा और भी ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। And very quickly before